दिल्ली विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी ने एक विशेष सत्र बुलाया, एक दिवसीय सत्र। और एजेंडा लगभग शुरू से ही तय था कि जो कुछ भी पिछले एक हफ्ते में हंगामा दिल्ली के अंदर चल रहा है, चाहे सीबीआई की रेड हो, एक्साइज पॉलिसी पे ये आरोप कि उसके सहारे दिल्ली में सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है, विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है, इस सब पे चर्चा होनी थी। लेकिन जब चर्चा सदन में शुरू हुई, उसके कुछ देर बाद ही बीजेपी के विधायकों को मार्शल आउट कर दिया गया और पूरे जो अपोजिशन है वो यहां गांधी स्टैच्यू पे पहुंच गया। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं, एलओपी हैं रामवीर सिंह भिदोड़ी। सदन अंदर चल रहा है, चर्चा अंदर चल रही है, आप लोग बाहर थे, क्या वजह? देखिए, जैसे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, हमने चेयर को आग्रह किया, क्योंकि आज डिप्टी स्पीकर सदन की कार्रवाई का संचालन कर रही हैं, और हमने उनसे कहा कि दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का शराब का घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा किया गया है और दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। सिसोदिया को उनके पद से मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए और इस नई एक्साइज पॉलिसी, जिसके बारे में यह कहा जाता था अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है, और अब दिल्ली सरकार की आय 6,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपया हो जाएगी। आय तो घटकर 2,000 करोड़ रह गई। बिक्री बढ़ी, बिक्री 80% बढ़ गई, लेकिन आय जो है वो 2,000 करोड़ रुपए रह गई। आखिर ये पैसा किसकी जेब में गया, इस पर चर्चा हो। मास्टर प्लान का वायलेशन करके अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कानून कायदे को ताक पर रखकर शराब के ठेके रिहायशी क्षेत्रों में क्यों खोले? अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 21 ड्राई डेज की संख्या घटाकर 3 क्यों की? शराब की क्वालिटी खराब है तो उसकी टेस्टिंग का अधिकार शराब के ठेकेदारों को क्यों दिया? शराब सर्व करने का समय रात को 10 बजे तक होता था, वो प्रातः 3 बजे तक कर दिया। बैंक्वेट हॉल और फार्म हाउस के मालिकों को यह अधिकार दे दिया कि वो 24 घंटे शराब सर्व कर सकते हैं। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी उनको शराब के ठेके दे दिए गए। तो इसमें हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, और सरकार ये कहती थी वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है, तो उस वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी को वापस क्यों लिया? वो जो 10,000 करोड़ रुपए की सरकार को आय होनी थी, तो वो आय 2,000 करोड़ तक सीमित कैसे रह गई? 8,000 करोड़ रुपया किसकी जेब में गया? ये जो गलत शराब की नीति बनाई गई, शराब के ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड का चुनाव था। अरविंद केजरीवाल को पैसे की आवश्यकता थी अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने के लिए। आनंद फानन में गलत शराब नीति बनाई गई और शराब के ठेकेदारों से इन्होंने हजारों करोड़ रुपया पाया है। ये बात आप लोग कई महीनों से कह रहे हैं ना, इसमें कुछ भी आपने जो कहा है इस वक्त भिदोड़ी जी, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि विधानसभा में सत्र था, हंगामे की बजाय आप लोग की क्या कोशिश, ऐसी रणनीति आज नहीं होनी चाहिए थी कि आप लोग मजबूर करते चेयर को कि इस पे डिस्कशन हो? वो जो उपाध्यक्ष महोदया जो हैं वो गलत निर्णय लिया ना। उनका टारगेट था कि आज बीजेपी के विधायकों को बाहर करना है। अच्छा। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि विपक्ष की आवाज सदन के रिकॉर्ड पे आए, और इसलिए हमारा तो एक छोटा सा डिमांड था, शराब नीति पे बहस कर लो। नेता प्रतिपक्ष बार बार कह रहे थे कि शराब नीति पे बहस कर लो, क्यों 2.5% से 12.5% कमीशन किया ये बता दो, इसका मोटा माल किसने लिया ये बता दो। लेकिन वो पहले से प्लान करके आए थे कि भाजपा विधायकों को हाउस में रहने ही नहीं देना है। ये स्ट्रैटेजी थी। हाँ, ये आरोप लगा रहे हैं कि स्ट्रैटेजी थी कि मार्शल चेयर से ये कहा गया कि इस तरह के आरोप हो रहे हैं कि अजय महावर जी मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उस पे क्या कहना है? नहीं, उससे पहले भी आम आदमी पार्टी के विधायक रिकॉर्डिंग करते रहे हैं। मान लो ये आरोप अजय महावर जी के ऊपर है, जो ठीक नहीं है, आरोप उनके ऊपर है ना। लीडर ऑफ अपोजिशन या जो और अन्य 6 विधायक हैं, उनके ऊपर क्या आरोप है? उनको हाउस से क्यों निकाला गया? क्या इसका कोई जवाब है? आज अरविंद केजरीवाल में दम नहीं था,
कि वो अपोजिशन को फेस कर सके। आज इस तरह के कागजात हम लेकर आए थे कि हम देश के सामने उनको पूरी तरह से आज नंगा कर देते। मनीष सिसोदिया ने फिर से लिकर पॉलिसी को बैक किया, कहा कि लोगों को फायदा हुआ, सरकार की कमाई बढ़नी थी, और वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि एलजी के आखिरी मौके पे जो डिसीजन में फेरबदल हुई थी उसकी वजह से नुकसान हुआ। सिसोदिया झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। आप मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल सिसोदिया, आप बुलाइए उनको अपने चैनल पर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली सरकार के पास ये अधिकार है कि मास्टर प्लान का वायलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में या नॉन कन्फर्मिंग एरिया में, जहां हमारा मास्टर प्लान शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है, आपने उन 300 स्थानों पर शराब के ठेके क्यों खोले, शराब के ठेकेदारों को लाइसेंस क्यों दिया, जब ये अधिकार आपके पास है ही नहीं? यदि आप उन क्षेत्रों में जहां मास्टर प्लान हमें परमिट नहीं करता है, तो ये अधिकार किसके पास है? अथॉरिटी की बैठक होती डीडीए की, दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को चेयर करते हैं, वहां प्रस्ताव आता, उसके बाद वह प्रस्ताव यदि अथॉरिटी से पास हो जाता तो वो नहीं, उसके बाद भी वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के पास जाता, और उनकी सहमति मिलने के बाद फिर वो ऑब्जेक्शंस मांगते, और जब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स की सहमति मिल जाती, तब आप नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शराब के ठेके खोल सकते हैं। अभी तो ना दिल्ली के उपराज्यपाल अनुमति दे सकते हैं, ना दिल्ली के मुख्यमंत्री अनुमति दे सकते हैं। तो ये जो कानून कायदे का उल्लंघन करके शराब के ठेकेदारों से मोटी मोटी रकमें लेकर जो शराब के ठेके खोले हैं, चोरी और सीना चोरी, अरे आप ब्लंडर कर रहे हो, आपके पास ये अधिकार ही नहीं है। तो क्योंकि आपको पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाना था, आपको पैसे की आवश्यकता थी, और आपने आनन फानन में शराब के ठेकेदारों के कहने से आपने एक गैर कानूनी शराब नीति बना दी। एक आखिरी सवाल, गांधी स्टैच्यू पे धरना हुआ, अगला कदम क्या है? अभी हम, क्योंकि दिल्ली विधानसभा से भाजपा के सभी विधायकों को सदन से बाहर कर दिया गया, हमारा कोई कसूर नहीं था, हम एक्साइज पॉलिसी पे चर्चा चाहते थे। अगर सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती है तो सरकार को हमें जवाब देना चाहिए था। रूलिंग पार्टी के एमएलए, आम आदमी पार्टी के एमएलए वेल में आ गए, सारे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई किसके खिलाफ हुई? भाजपा के विधायकों के खिलाफ। आरोप क्या है कि भाजपा के एक विधायक हाउस में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभी हम दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को मिलेंगे, वो दिल्ली के गार्जियन है। हमारे साथ जो घटना घटी है, जिस तरह से हमको हाउस में अपमानित किया गया है, हम अपनी फरियाद लेकर उनके पास जा रहे हैं, और जो घटना जो भी घटी है, किस तरह का व्यवहार हमारे साथ किया है, किस तरह से, हाँ, उनको हम एक ज्ञापन सौंपेंगे और हम उनसे न्याय की मांग करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे रामवीर सिंह बिधूड़ी, एलओपी हैं दिल्ली असेंबली में, और ये बता रहे थे कि आज किस तरह से घटनाक्रम दिल्ली असेंबली के अंदर हुआ। बीजेपी के विधायकों का आरोप है कि वो लिकर पॉलिसी पे, एक्साइज पॉलिसी पे चर्चा चाहते थे, सरकार इस चर्चा से बचना चाहती थी, और इसी वजह से उनको मार्शल आउट कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जब उनको मार्शल आउट किया गया तो बीजेपी के तमाम विधायक इसी गांधी स्टैच्यू पे आके बैठे और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, और अब यहां से धरना प्रदर्शन खत्म करने के बाद वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर जा रहे हैं, विजय कुमार सक्सेना को ज्ञापन देंगे, रिटन मेमोरेंडम सबमिट करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आखिरकार असेंबली के अंदर आज क्या कुछ हुआ। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की आज स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर थी विधानसभा के अंदर,
विधानसभा के अंदर एक रिपोर्ट को सबमिट किया जाना था हाउस में, जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब जो नहीं आ रहे हैं उसकी चर्चा होनी थी, उसको भी आज के लिए डिले कर दिया गया और पूरा का पूरा टाइम और एनर्जी इस बात पे फोकस किया गया कि मनीष सिसोदिया ने जो पिछले 7 सालों में काम किया है, अरविंद केजरीवाल की सरकार का जो कामकाज रहा है एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, उसको बैक किया जाए और साथ ही दिल्ली में जो आरोप लग रहे हैं पोच करने के आम आदमी पार्टी के विधायकों को और दिल्ली सरकार को डिस्टेबलाइज करने के, उस बात को भी सदन पटल पे रखा जाए और इसको फॉर्मली दिल्ली असेंबली के रिकॉर्डिंग्स में रिकॉर्ड किया जाए, डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड किया जाए। और उस काम को करने में आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी असफल रही, क्योंकि दिल्ली बीजेपी के जितने भी विधायक थे उनको मार्शल आउट कर दिया गया था, हाउस में सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायक थे। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट घटनाक्रम, मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एक्साइज मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक लंबा स्पीच दिया और इस स्पीच के अंदर जो सबसे अहम बात थी, उन्होंने एक्साइज पॉलिसी पे भी आज खुल के बातचीत की है। एक्साइज पॉलिसी पे उन्होंने बताया कि दिल्ली के लोगों को नुकसान नहीं हुआ, फीस, लाइसेंस फीस जो है उसको बढ़ाया गया और ऐसे में ना तो लोगों को नुकसान हुआ ना सरकार को नुकसान होना था फीस में, तो ये कैसा स्कैम है, इस पे सवाल उठाया। तो पहली बार खुल के वो लिकर पॉलिसी पे मनीष सिसोदिया बात करते हुए दिखे और उन्होंने एक बार फिर से जो 2021-22 की लिकर पॉलिसी थी उसको बैक किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी कही, आज फिर से सदन पटल पे इस बात को रखा ताकि हाउस की प्रोसीडिंग्स में रिकॉर्ड हो कि उनको पहले सीबीआई से रेड कराया गया, ईडी की रेड की उनको थ्रेटन करने की कोशिश की गई, ईडी की रेड का हवाला देके, और उसके बाद उनको ऑफर भेजा गया कि वो आम आदमी पार्टी को तोड़ के, विधायकों को तोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाए। लेकिन मनीष सिसोदिया का कहना था, उन्होंने हाउस को बताया कि उन्होंने ये मना कर दिया, वो जेल जाने तक को तैयार हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ेंगे। इन बातों को सदन पटल पे मनीष सिसोदिया ने रखा और ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में लोगों की सेवा करने के बजाय अपोजिशन की सरकारों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने सीरियल किलर जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया इनडायरेक्टली बीजेपी पे अटैक करने के लिए। यानी कि दो तरफा कहानी, इस बड़े हंगामे के बीच, बड़े ड्रामे के बीच दो तरफा कहानी। एक कहानी गांधी स्टैच्यू पे बीजेपी के विधायकों का प्रदर्शन, दूसरी कहानी हाउस के अंदर, असेंबली के अंदर, फ्लोर पे, जहां कैलाश गहलोत रेजोल्यूशन लाते हैं मनीष सिसोदिया के समर्थन में, दिल्ली सरकार के कामकाज के समर्थन में, और उसके बाद मनीष सिसोदिया बात करते हैं, तमाम सवालों को फ्लोर पे रखते हैं कि किस तरह से उनको पोच करने का अटेम्प्ट किया गया, उनका कामकाज कैसा रहा है और किस तरह से उन्हें थ्रेटन किया जा रहा है सीबीआई रेड से। लेकिन वो रुकने वाले नहीं है और वो अपना काम शिक्षा मंत्री के तौर पे करते रहेंगे। दिल्ली असेंबली की एक दिवसीय स्पेशल सत्र में हंगामा बड़ा रहा और दोनों पक्षों ने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की कि उनके नैरेटिव की जीत हो। मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली तक के लिए कैमरामैन अंकित सिंह के साथ।